नमस्कार, मैं विकास रावत। ओसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब बेहतर होंगे, कुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। हम लोग जीएस की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा के लिए चल रही है, उसका एक नया वीडियो लेकर आज की आपके बीच उपलब्ध हुए हैं। आइए आज का शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण सेशन। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 डॉट 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 वर्णित करता है। क्या वर्णित करता है? तो सीधा सा मतलब ये है कि आपसे आर्टिकल 368 पूछा गया है। आर्टिकल 368 याद रखना है। आर्टिकल 368 में क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का स्थगन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, और याद रखिएगा संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। क्लियर है? तो पहले याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया? आर्टिकल 300 वर्णित में क्या उल्लेखित है? तो आपको बता देना है संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन किसके द्वारा बताया गया है? तो याद रखिएगा संसद के द्वारा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। जबकि ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 352, आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 याद रखिएगा, इसका संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। ठीक, विशेष परिस्थितियों में मौलिकाधिकार का स्थगन याद रखना है, वो भी आप जब याद रखिएगा आर्टिकल 358 एवं आर्टिकल 359, इसके द्वारा विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है जब आपातकाल की घोषणा होती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी होती है। जबकि आर्टिकल 226 में याद रखना है हाईकोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा। और आपका इसका सही उत्तर जो हो गया है वो आपका डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। ध्यान दीजिएगा, हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? पूछा गया है। एक महत्वपूर्ण महोत्सव, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का एक जबरदस्त उत्सव आयोजित कराया जाता है, वो किस स्थान पर होता है? ये क्वेश्चन है आपका। तो याद रखना है, पहला ऑप्शन है आपका मेरठ, दूसरा ऑप्शन है आपका अलीगढ़, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है आगरा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आगरा। तो ध्यान दीजिएगा, चौथा ऑप्शन है आपका आगरा। चौथा ऑप्शन ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगरा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आगरा। तो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। ठीक, तो हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्सव का नाम क्या है? सुलह कुल उत्सव। कौन सा उत्सव? सुलह कुल उत्सव। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो उत्तर बताइएगा आगरा में। ध्यान रखिएगा कहां पे होगा? आगरा में। जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महोत्सव हैं, जैसे एक है आपका नौचंदी मेला। ध्यान रखिएगा कौन सा मेला है? नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेला कहाँ लगेगा? याद रखना, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला बताइएगा कहाँ लगता है? तो याद रखना है मेरठ में। कहाँ लगेगा? मेरठ में। जबकि याद रखना यूपी में कुल मेले कितने होते हैं? तो याद रखना है यूपी में सबसे ज्यादा जो मेले हैं, सबसे ज्यादा मेले किस जिले में लगते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी में सबसे ज्यादा मेला, तो यूपी में सबसे ज्यादा जो मेला लगेगा वो मथुरा में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगेंगे? मथुरा में। और सबसे कम मेले कहाँ लगेंगे? तो याद रखना है पीलीभीत में। तो सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो उत्तर प्रदेश में मथुरा में लगते हैं, जिनकी संख्या 86 है। और सबसे कम याद रखना पीलीभीत में 7 मेले। क्लियर है? चलिए, तो सुलह कुल उत्सव या सुलह कुल मेला अगर आपसे पूछे तो याद रखना कहाँ पे है? आगरा में। चलिए, इसके अलावा आगरा में एक और महत्वपूर्ण राम बारात, अगर पूछे राम बारात कहाँ पे होता है, तो राम बारात भी याद रखना कहाँ का उत्सव है? ये आगरा का ही उत्सव है। क्लियर? चलिए आगे चर्चा करें। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न है, एंड्री राजोएलिना किस देश के नई राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो याद रखें, एंड्री राजोएलिना किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। ध्यान दीजिएगा। तो एंड्री राजोएलिना किस देश के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं?
तो आपको बता देना है मेडागास्कर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राज्य और उसकी कला को शैली को दर्शाती है? याद रखना है, एक तरफ राज्य के बारे में चर्चा है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो नृत्य शैली है उसके बारे में चर्चा है। तो सबसे पहला है सुमेलित कौन है, सही कौन है? तमिलनाडु, ओडिशा, ये गलत है। उत्तर प्रदेश, कथक। तो याद रखना क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और कथक। तो अगर यही आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो कला है, लोक कला, या इसको हम शास्त्रीय नृत्य भी कह देते हैं, यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन? कथक। तो कथक जो नृत्य है वो कहां पर है? यूपी में। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। जबकि याद रखना है तमिलनाडु का ओडिसी नहीं होता है, ओडिसी वास्तव में किसका होगा? तो याद रखना उड़ीसा का। ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। तमिलनाडु का याद रखना है भारतनाट्यम। जो भारतनाट्यम है वो कहां पर है? वो याद रखना तमिलनाडु का है। पंजाब का याद रखना है, पंजाब का गिद्दा हो सकता है। क्या हो सकता है? पंजाब का गिद्दा, है ना। इसके अलावा पंजाब का भांगड़ा भी होता है, हम सबको पता है। ठीक, चलिए। असम का याद रखना है, या कथकली की बात करें तो कथकली कहाँ का? असम का नहीं होता है, ये केरल का होता है। और मोहिनी अट्टम भी याद रखिएगा केरल का होता है। तो मोहिनी अट्टम केरल का हो गया, कथकली केरल का हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसा का उड़िया हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसमें सही उत्तर जो होगा वो उत्तर प्रदेश में जो कथक किया जाता है वो इसका ठीक उत्तर है। चलिए, आशा है कि आपको ये हेल्प कर रहे होंगे। ध्यान दें अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? ध्यान दीजिए, कौन सा वो ऐसा प्रोटीन है काय में? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में वो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो याद रखना है हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से? दो। एक तो होता है प्लाज्मा, ये क्या होता है? 65 से लगभग 70% तक, 60 से 70% तक हमारे शरीर में के रक्त में प्लाज्मा होता है। जबकि बाकी जो शेष होता है वो होती हैं कणिकाएं। क्या होती हैं? कणिकाएं। तो बात कर रहा है कि मानव के रक्त के प्लाज्मा में वो कौन सा ऐसा प्रोटीन है, वो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में जो रक्त है उस रक्त में वो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो क्या करेगा? जो पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये क्या करता है? पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है रक्त में। क्लियर है? तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से ध्यान दें, किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? सॉरी, किसकी लगती है? ध्यान दें, क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। सीधा मतलब ये है कि यूपी जीके का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि नेपाल पर बताइए कौन सा जिला है जिसकी सीमा लगती है। तो हमको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, यूपी की जो सीमा है वो 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक है आपका देश। मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और 8 राज्यों से लगती है। लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? तो 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक कौन सा है? नेपाल। क्वेश्चन में इसी नेपाल पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो यूपी का कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। तो याद रखना है नेपाल से जो सीमा साझा होती है यूपी के 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। अब 7 जिलों में कौन से हैं? तो याद रखना है बलिया की बात की गई है, गोरखपुर की बात की गई, बस्ती की बात की गई और महाराजगंज की बात की गई है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ना तो बलिया होगा, ना ही आपका गोरखपुर होगा, ना ही आपका बस्ती होगा। इसका सही उत्तर है महाराजगंज। महाराजगंज के बारे में याद रखना है, महाराजगंज एक एकमात्र ऐसा जिला है जो भाई साहब एक ओर तो नेपाल से लगा है और दूसरी ओर याद रखिएगा बिहार से लगा है। ठीक, तो महाराजगंज
की सीमा किससे लगेगी। इसके अलावा महाराजगंज के अलावा 6 और हैं, तो ध्यान रखना नेपाल की सीमा पर बसे हुए जिले कौन से हैं। ध्यान दें, नेपाल की सीमा पर बसे हुए देश, आइए चर्चा करें। या नेपाल की सीमा पर बसे हुए यूपी के राज्य, तो कुल राज्य कितने हैं, 7। तो 7 जिले हैं, 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ध्यान दें कौन कौन से हैं। सबसे पहला जिला हो जाएगा आपका कौन सा, यही जो आपका ऑप्शन में है, महाराजगंज। एक हो जाएगा कौन सा, महाराजगंज। दूसरा याद रखिएगा बलरामपुर। तीसरा आपका जिला हो जाएगा श्रावस्ती। चौथा जिला हो जाएगा श्रावस्ती के बाद पीलीभीत। पांचवा हो जाएगा लखीमपुर। छठवां हो जाएगा बहराइच। और सातवां हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। तो याद रखना ये 7 जिले हैं। सबसे पहले आएगा महाराजगंज, फिर आएगा आपका सिद्धार्थनगर, फिर आपका बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। तो याद रखना ना तो बलिया की लगती है, ना ही गोरखपुर की लगती है, और ना ही बस्ती की लगती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराजगंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, ध्यान दें। हाइड्रोजन के साथ गुब्बारे में इस्तेमाल कौन सी गैस, गैस कौन सी है। तो हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल कौन सी गैस है, इस्तेमाल हो सकती है कौन सी गैस। तो याद रखना इसका सही उत्तर, क्योंकि इसमें हल्की गैस भरी जाती है, तो हल्की गैस कौन सी हो जाएगी इसमें, याद रखना क्री भी होती है, तो याद रखना हीलियम इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखिएगा, बात हो रही है मरणोपरांत। अगर हम मरणोपरांत की बात करें तो कौन सा वो व्यक्ति है जिसको पहली बार क्या दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पे काय की हो रही है, मरणोपरांत की हो रही है कि मरणोपरांत किसको दिया गया। तो याद रखना है मरणोपरांत दिया गया था किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत क्या दिया गया, और ये कब दिया गया, तो 1966 में दिया गया था। इसके बारे में भी आपको याद रखना। जबकि बी आर अम्बेडकर का कई बार पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर को कब दिया गया, तो ये याद रखना 1990 में दिया गया था। और इसी समय याद रखना है एक बड़ी हस्ती है नेल्सन मंडेला, उनको भी 1990 में ही भारत में दिया गया था। लेकिन ये सब मरणोपरांत ही थे। लेकिन याद रखना ये वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले जिस व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया, तो वो हो गया आपके कौन, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की है। तो हम सबको पता है, सरल क्वेश्चन है, रेडियम खोज करने वाले कौन है, मेरी क्यूरी। ठीक, तो मैडम क्यूरी इनको कहा जाता है। ध्यान रखना मैडम क्यूरी इसका क्या हो जाएगा, सही। और याद रखना है अल्वा आइंस्टीन ने क्या किया है, तो आप सबको पता है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है, ध्यान दें। लिखा हुआ है वेब पेजों और प्रोग्राम के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है वेब में, वेबसाइट में वेब पेजों और प्रोग्राम के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होममेड या हॉटमेड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और याद रखना है होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो याद रखना है हाइपर जो टेक्स्ट मार्कअप होता है, हॉटमेल कुछ नहीं होता है, होम टेक्स्ट कुछ नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट। तो याद रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल, भाई साहब याद रखना है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में बनाया गया। ये भी थोड़ा सा तुम्हें याद रखना, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ बना, दुबई में। चलिए जापान की मुद्रा बताना है। तो जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा हो जाएगी ये। अगला प्रश्न क्या है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, ये। याद रखना क्यात किसकी है, तो म्यांमार देश की मुद्रा क्या है, क्यात। रूबल याद रखना किसकी है, तो रूस की करेंसी क्या है, रूबल है। और अगर हम बात करें युआन, युआन किसकी करेंसी है, तो ध्यान रखिएगा
चीन की, इसकी है चीन की। तो इसके बारे में रखना, जापान की करेंसी क्या हो जाएगी, येन। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक। ठीक, तो याद रखना कहां पर है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो याद रखना, ये कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो आप क्या बता दीजिएगा, केंद्रीय खाद्य जो अनुसंधान संस्थान है कहां पर है? तो मैसूर में है। जबकि अगर हम बात करें चेन्नई में क्या का है, तो याद रखिएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो उत्तर हो जाएगा आपका चेन्नई। अगर हम बात करें दूसरा, रमण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रमण अनुसंधान केंद्र, रमण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो याद रखना रमण अनुसंधान केंद्र है आपका बेंगलुरु में। इसके अलावा भूभौतिकी, भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र याद रखना वो आपका हैदराबाद में है, और ये आपका हो गया है कहां पे? मैसूर में। तो याद रखना भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? हैदराबाद में। रमण अनुसंधान कहां पर है? बेंगलुरु में। और यहाँ केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहां पर है? उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ईसीजी। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो याद रखना है ईसीजी का प्रयोग, याद रखिए यहां पर है सी, और सी का मतलब होता है कार्डियो। ईसीजी क्या होता है? ई सी और जी, तो याद रखना है ईसीजी, और सी माने होता है कार्डियो। क्या होता है? कार्डियो। तो याद रखना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहते हैं, और इसका प्रयोग किससे संबंध में होता है? हृदय की कमजोरी के पता करने में इसका प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान, ईसीजी। चलिए, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कब प्रारंभ हुई? रखना हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरदुआगंज का 1942। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1942। तो हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो आपको बता देना है 1942। ठीक है, और याद रखना बाद में 1967 में इसका पुनरुद्धार किया गया। पुनरुद्धार, तो अगर पूछे पुनरुद्धार कब हुआ, पुनरुद्धार याद रखना कब होगा? तो याद रखना 1967 में। किसके सहयोग से? यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था 1900, या रूस के सहयोग से भी आप बोल सकते हो, है ना। और हरदुआगंज है कहाँ पे? तो हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना है अलीगढ़ में। याद रखना है कहाँ पर? अलीगढ़, अलीगढ़ यूपी में। तो याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो अलीगढ़ में हो, 1942 में बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो याद रखना है एक तो आपकी पारुल चौधरी है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा पारुल चौधरी। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी को भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, और उनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही है। लेकिन आप बताएंगे हमें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ध्यान दें, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो याद रखना है पहला उत्तर है आपका हिमालय नम शीतोष्ण वन, ये गलत हो जाएगा। उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये भी गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन बिल्कुल सही है, यही आपका उत्तर क्या है? सही है। तो भारत में जो ज्यादातर बड़ा क्षेत्रफल है वनों का वो कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, है ना। अपने यहाँ पर पतझड़ प्रकार के वन होते हैं। तो याद रखना, बाकी दो बातों को छोड़ दे तो ज्यादातर भारत में इसी प्रकार के हमें क्या मिलते हैं? वृक्ष मिलते हैं। चलिए अगला है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी एवं पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य अस्तित्व में आया, है ना। तो इसके बारे में याद रखना है। 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, कितनी तारीख को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों को उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो याद रखना है सन तो 2000 थी, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, 9 नवंबर 2000, यही उत्तर सही है। बी ऑप्शन आपका सही है, 9 नवंबर सन 2000 की बात है
जब उत्तर प्रदेश ने अपने 13 पर्वतीय जिलों को काट दिया और उसके स्थान पर एक नया क्या बना, एक राज्य बना जिसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। तो याद रखना कब की बात है, 9 नवंबर सन 2000 की बात है। 9 नवंबर सन 2000 को कितने जिले काटे थे यूपी ने? तो यूपी ने अपने 13 जिलों को अलग किया और एक नया राज्य बना, कौन सा? उत्तरांचल, जिसका 2006-7 में उसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो हमको सबको याद रखना है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस में? विश्व एड्स दिवस याद रखना है। जबकि 4 दिसंबर को कौन सा मनाया जाएगा? तो याद रखना है 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस। इसके बारे में भी याद रखना। चलिए, जबकि अगर हम चर्चा करें यूनिसेफ डे की, तो याद रखना है यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ध्यान दें, यूनिसेफ तो भारतीय नौसेना दिवस कब हो गया? 4 दिसंबर। ये याद रखना है 11 दिसंबर को मनाया जाएगा यूनिसेफ डे। और 14 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एड्स डे कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर को। सही उत्तर यही हो जाएगा। जबकि यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और याद रखना 14 नवंबर को मनाया जाएगा आपको कौन सा? बाल दिवस। चलिए, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। मतलब भारत में जो कृषि जलवायु प्रदेश है, सॉरी उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो ये उत्तर आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए, इसको रट मारिएगा, ये पूछा जाएगा तुमसे। अगले प्रश्न को चले। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? डीआईजी, डीजी, आईजी और एडीजी। तो उत्तर हो जाएगा आपका डीजी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? डीजी होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करें। अगला प्रश्न है लैंग्वेज ऑफ द ट्रुथ। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसएस 2003 टू 2020। तो याद रखना है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसएस 2003-2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत नहीं, शशि थरूर। इसका उत्तर हो जाएगा सलमान खुर्शीद। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में निर्मित हो रहा है। इस स्टेडियम का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, याद रखना, मुंडा जनजाति के हीरो माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पर यह स्टेडियम बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ये हॉकी का स्टेडियम है। जबकि याद रखना है मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक विश्वविद्यालय बना है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बना है। तो इसके बारे में भी याद रखना है। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है स्पोर्ट विश्वविद्यालय जो है वो आपका मेरठ में है ना। तो इसके बारे में याद रखना। जबकि जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है जो किसके नाम पर है, वो याद रखना उड़ीसा के राउरकेला में है और बिरसा मुंडा जी के नाम पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना है चोल वंश। चोल वंश के बारे में रखना, ये विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया था। जबकि ये प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। पूछेगा भारत में ये सबसे पुरानी पंचायती राज व्यवस्था में कहाँ देखने को मिलती है? तो पंचायती चोल काल में देखने को मिलती है। और चोल काल में भी कहाँ पर? तो याद रखना है चोल काल के एक राजा थे परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट का एक अभिलेख है जिसका नाम है उत्तर मेरु अभिलेख। उस उत्तर मेरु अभिलेख से चोल काल के समय में जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चर्चा करें। अगला है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दें। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत में संविधान जो हमारा बना, उस संविधान को बनाने में जिन महत्वपूर्ण एक्ट का सहयोग रहा उनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है इन ऑप्शन में जिसका सहयोग नहीं है? तो याद रखिए संविधान कब बन गया? संविधान बन गया 1949 में।
लागू कब हो गया? तो लागू हो गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एक्ट कौन सा है? तो या को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 1900 संविधान तो बन गया 1950 में। इस एक्ट का क्या काम? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट नहीं हुआ, बाकी रेगुलेटरी एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1933, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये सभी ठीक है। बस इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। यही पूछ रहा है कौन सी ऐतिहासिक नहीं है, तो ये नहीं है, ये तो बाद में आया। और हमारा समाधान कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होगा और 1950 में क्या हो गया? लागू हो गया। चलिए, भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रोगेटा या रिगाटा का एडमिरल कप, महत्वपूर्ण कप है, याद रखना। 2023 का विजेता कौन है? तो याद रखना केरल में आयोजित हुआ है एडमिरल कप, और किसके द्वारा हुआ है? तो नौसेना के द्वारा। लेकिन विजेता कौन है? तो विजेता याद रखना है 2023 में इटली इसका क्या हुआ था? विजेता हुआ था। ठीक, इसमें नौकायन वगैरह होती है, ध्यान रखना। सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? अल्ट्रावायलेट नहीं, ये नहीं होगा। इसके अलावा अवरक्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन अवरक्त। तो अवरक्त जो है उसके द्वारा ही ये क्या होता है, जो हमारा सोलर कुकर होता है वो गर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला कौन सा मेला है? वार्षिक मेला लगता है गंगा सागर मेला, भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। आपने सुना होगा सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो पूछा गया है गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है वर्ष में? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो याद रखना है कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो अगर हम चर्चा करें आसियान के बारे में, अगर हम चर्चा करें आसियान के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। ठीक, कहा गया है कि जो साउथ ईस्ट दक्षिण एशिया के जो देश है उनका ये महत्वपूर्ण संगठन है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना याद रखना है, स्थापना कब हुई थी? तो लगभग 1967 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो पूछा गया है कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो याद रखना है चीन नहीं है भाई साहब। कौन नहीं है? चीन नहीं है। 3 सदस्य तो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका एक सदस्य कंबोडिया है, दूसरा लाओस है, तीसरा सदस्य याद रखना है वियतनाम है, चौथा सदस्य याद रखना है लाओस वियतनाम। इसके अलावा चौथा सदस्य अगर बात करें तो फिलीपींस है, थाईलैंड है, कौन सा है? थाईलैंड है, म्यांमार है। ठीक, इसके अलावा आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। तो ये लगभग क्या है इसके देश हैं, तो इसके बारे में याद रखना। लेकिन कौन नहीं है? चीन नहीं, चीन भी नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियाओं का एशिया कंट्री का क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति तैयार कौन करता है भारत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ध्यान दें, राजकोषीय नीति के पूछेगा तो क्या बताइएगा? राजकोषीय नीति कौन तैयार करेगा? तो याद रखना राजकोषीय नीति तैयार करता है कौन? वित्त मंत्रालय। जबकि मौद्रिक नीति पे क्वेश्चन पूछेगा, मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखना मौद्रिक नीति तैयार करता है कौन? आरबीआई। ये करेगा आपका आरबीआई। जबकि आपकी जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, वो कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय। चलिए, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमको पता है कि पहले नंबर पे दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड।
और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, बोर्नियो। तो याद रखना इन सभी में सबसे बड़ा माना जाएगा बोर्नियो द्वीप। क्लियर है, ध्यान रखें। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बोर्नियो। चलिए अगला है दाब की इकाई क्या है। तो याद रखना दाब की इकाई वैसे तो पास्कल होती है, लेकिन अगर पास्कल नहीं है तो इसका सही हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। याद रखना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ध्यान रखना। मैडम कामा, ध्यान दीजिए हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज, कौन सा, तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहां फहराया था। मैडम कामा ने, इनका पूरा नाम था मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड। याद रखना है बात कब की है, बात है 1907 की। एक देश है जर्मनी, जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा पहुंची और जर्मनी शहर में कौन सा, जर्मनी देश के कौन से शहर में, तो याद रखना स्टुअर्ट गार्ड। स्टुअर्ट गार्ड शहर में जाकर उन्होंने पहली बार क्या फहराया था, तिरंगा फहराया था। लेकिन बस उसमें 3 रंग थे, जो आज वर्तमान में तिरंगा है वो नहीं था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले तिरंगा फहराने का सौभाग्य किसको मिला था। तो याद रखना उत्तर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा का। और कहां पर, तो स्टुअर्ट गार्ड, और स्टुअर्ट कहां पर है, जर्मनी में। कहां पर है, तो उसके बारे में याद रखना। और कब की बात है ये, 1907 की बात है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे मैडम कामा के बारे में तो इनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का माता कहा जाता है ना। चलिए अगला, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है। जो सिक्के बनाए जाते हैं वो कौन बनाते थे। तो याद रखना सिक्कों की ढलाई के लिए भारत सरकार। कौन उत्तरदायी है, भारत सरकार की अपनी टकसालाएं हैं, और उन्हीं टकसालाओं में क्या होता है, सिक्का छपता है या सिक्का बनाया जाता है। चलिए राष्ट्रीय उद्यान दुधवा बाघ को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपका नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है। तो एकमात्र नेशनल पार्क आपका यही है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क यूपी का एकमात्र क्या है, पार्क है। और इस पार्क के बारे में रखना, ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, 77 में। जबकि अगर बात करें कि इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बाघ परियोजना कब सम्मिलित किया गया। तो याद रखना बाघ परियोजना इसकी सम्मिलित हुई थी 1987-88 में, 1987-88 में। तो इसके बारे में भी याद रखना, सही उत्तर हो जाएगा आपका 1987-88। ठीक, तो इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला वो राज्य बना है जिसने विद्युतीय बस सेवा को क्या किया है, शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य या सहायक अंगों में स्त्रियों और पुरुषों की किसी भी हैसियत से और समानता के आधार पर भाग लेने की पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यूएन से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य या सहायक अंगों में स्त्रियों और पुरुषों की किसी भी हैसियत और समानता के आधार पर क्या नहीं करेगा, भाग लेने में कोई भेदभाव नहीं करेगा या कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो याद रखना इसके सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 8। ठीक, तो यूएन का जो आर्टिकल संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत कहा गया है कि कोई भी महिला हो पुरुष हो और उसको पुरुषों के समान ही क्या किया जाएगा, महिलाओं को समानता दी जाएगी, किसी भी उसकी विंग में शामिल होने के लिए किसी भी तरीका भेदभाव नहीं होगा। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, और इस अंतिम प्रश्न के साथ ही हम लोगों ने ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपसे चर्चा की है। आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा। एक के बाद एक जीएस के, मैथ के लगातार इस चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप इन वीडियोस की मदद से बार बार अपना रिवीजन कर सकते हैं, है ना। बार बार इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और इसमें चीजों को जोड़ घटा सकते हैं। एक क्वेश्चन को लेकर जितनी संभावनाएं बन सकती हैं उतनी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, उतना हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आज का ये सेशन आपको
बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत, धन्यवाद।